प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी का पोर्शन होता है, 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं। आजकल तो ई मार्किंग चल रही है। ई मार्किंग में ये है कि आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। सो जो एक ट्रेडिशनल जो ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेडिशनल ट्रेंड में इस तरह होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग लिखते थे लेकिन मीनिंगफुल नहीं लिखते थे, तो उनके मार्क्स कम आ जाते थे। ठीक है, तो आज हम आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराएंगे और बिल्कुल ई मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। इतना आपको पता है, ई मार्किंग में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए जाते हैं उनके लिए सिंगल साइड अवेलेबल होता है। कितने साइड अवेलेबल होते हैं? सिंगल साइड अवेलेबल होता है। सही है। अब इस सिंगल साइड में आपने कितना मटेरियल लिखना है ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कंसीडर किया जाए। हर क्वेश्चन को करने की कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं, वो अपने पूरे करने होते हैं। अब 10 पेजेस निकले और जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्वेश्चन का वो ना पूरा हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूरा होना जरूरी। बेशक आप 1 पेज लिखें, हाफ पेज लिखें, 3 पैराग्राफ लिखें, लेकिन जो चीज मांगी गई है वो लिखें। सही है, तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं और हम आपको क्वेश्चन जो है करके बताते हैं। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। What is the difference between electric and magnetic field? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। सही है, चलिए हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों में हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को देखेंगे। इन्होंने सिर्फ सिमिलैरिटीज का कहा हुआ है या सॉरी डिफरेंसेस का कहा हुआ है, तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा कि द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय अनदर चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पर इसका इन्फ्लुएंस, उस चार्ज की इन्फ्लुएंस को आप फील कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सही है, तो आप कहेंगे कि द रीजन अराउंड a charge where its influence can be felt by another charge called electric field। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चले हम मैग्नेटिक फील्ड को ही डिफाइन करते हैं। तो आप कहेंगे द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो जगह जहां आप उस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं या कोई दूसरा मैग्नेट उसके रीजन में लाया जाए तो वो क्या होगा? वो एक इफेक्ट को फील करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। सही है, कुड यू प्लीज स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल। अच्छा जी, सो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम लोग आ रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड में कहा गया है आपको कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where its influence can be felt by any other magnet when brought into the region of another magnet। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहां तक सही हो गया। अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट। दिस इज द वेरी हिट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। सही है, तो आप कहेंगे कि अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इट्स अ बिग वर्ड, तो मैं इसके लिए शॉर्टकट यूज करूंगा। इलेक्ट्रिक
field is represented by electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट थ्रू सम लाइंस। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को भी हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खास बात क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खास बात ये है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे आकर क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminates on negative charge, सही हो गया। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from a positive charge and terminates मतलब फिनिश हो जाना, terminates on नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव चार्ज, सही हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के फॉर्म में होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, मूव टुवर्ड्स साउथ एंड अगेन फ्रॉम साउथ इट स्टार्ट एंड कम टुवर्ड्स नॉर्थ, और एक लूप के फॉर्म में वो चल रहे होते हैं, सही है। तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from north and moves towards south and then again comes from south and move towards north and is in form of loop। किस फॉर्म में होते हैं? लूप के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लूप के फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कुछ इस तरह की हमारे पास सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या यूनिट होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या यूनिट होता है? सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो आपके पास यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम, सही है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज न्यूटन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप गॉस में मेजर करते हैं या टेस्ला में मेजर? टेस्ला भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का और गॉस भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, सही है। सो गॉस बड़ा यूनिट है और टेस्ला छोटा यूनिट है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला और गॉस। मैग्नेटिक फील्ड को आप या तो टेस्ला में मेजर करते हैं या गॉस में मेजर करते हैं। सो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने बड़े डिटेल से कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इनटू मोशन विद द मैग्नेटिक फील्ड। कहा जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था,
मैंने उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर लिया, तो ये बताएं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता। याद रखें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से ये इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपने ऑन एक्सिस पे क्या करवाना होगा, रोटेशन करवाना होगा। एक्सिस वही रहेगा, पोजीशन या लोकेशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बदलेगी, अपने सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन वो इस तरह रोटेट कर रहा होगा। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है, इसका काम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या करवाना होगा, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करवाना होगा। ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। सही है, तो आप कहेंगे external field provided, external magnetic field, external magnetic field provided can only bring या can only spin the electron at rest। देखिए वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को स्पिन करवा सकता है, बट इट कैन नॉट चेंज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि which is more likely to show deflection in compass needle, AC करंट या DC करंट। आप ये बताएं कि कंपास नीडल के क्लोज अगर मैं AC करंट लेकर आऊंगा तो कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, या DC कंपास नीडल के क्लोज अगर लेकर आते हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपका क्या ख्याल है? अगर कंपास नीडल के क्लोज आप AC लेकर आते हो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, या कंपास नीडल के क्लोज अगर मैं DC लेकर आता हूं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा? चलिए हम देख लेते हैं, एक आप इसको लॉजिकली देख लेते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको मालूम है कि AC आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, पता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है दैट इज समहाउ लाइक दिस, इस तरह से। Am I right? इसमें ये जो पोर्शन है ये हमें पॉजिटिव करंट को शो करता है, ये 0 को शो करता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव करंट को शो करता है। मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। करंट अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, चेंज कर रहा होता है। सो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है, अगर आप एवरेज करंट फाइंड करेंगे, एवरेज करंट अगर आप करंट फाइंड करेंगे, मैक्सिमम करंट प्लस नेगेटिव करंट, इनका अगर आप एवरेज ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब AC अगर कंपास नीडल के क्लोज आता है तो 0 डिफ्लेक्शन शो होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी। सही है, हेंस AC shows 0 deflection in compass needle। कंपास नीडल के लिए क्या करेगा? 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। सही है। अच्छा, लेकिन जहां तक बात DC की है, अगर आप DC को देखें तो DC के केस में क्या होगा? फॉर DC आपके पास जो ग्राफ होता है दैट ग्राफ इज ऑलवेज, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास करंट है। सही हो गया, ये आपके पास टाइम था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, DC का जो आपको ग्राफ मिलता है दैट इज ऑलवेज द मैक्सिमम वन। वो तो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, अपना डायरेक्शन क्या करता है, कभी भी चेंज नहीं करता। यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट होता है।
ठीक है, और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसीलिए always shows maximum deflection, always shows maximum deflection, always shows maximum deflection in compass needle. compass needle में ये हमेशा क्या करता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर देता है। सही हो गया। अच्छा, ये तो हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में 3 के बारे में किया। अब जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि a constant magnetic field is applied to a current carrying conductor. At what angle should the wire make with the field for force to be maximum and minimum? कहा जा रहा है कि आपने एक कंडक्टर लिया हुआ है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आप ये बताएं कि मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा और मिनिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा। चलिए हम देख लेते हैं। As we know that when we place a conductor in a magnetic field, जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है that is F equal to ILB sin of theta। ऐसा ही है। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा और मिनिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा। चलिए, जब आपके पास थीटा 90 हो जाए, I और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए, आपके पास फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आपके पास थीटा 90 हो, I और B एक दूसरे को पैरेलल हो जाए, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। चलिए हम देखते हैं। इस केस में हमें मैक्सिमम फोर्स मिलता है और इस केस में हमें मिनिमम फोर्स मिलता है या मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। चलिए हम इसको मैथमेटिकली करके बताते हैं। आपको मालूम है F equal to ILB sin थीटा होता है। यहाँ पर मैंने थीटा की जगह क्या लगाया, 90 लगाया। So F is equal to ILB sin 90 से 1 आता है। इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा that will be maximum magnetic force, maximum magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है। और मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, आपको मालूम है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ILB sin ऑफ थीटा होता है ना। तो थीटा की बजाय मैं क्या पुट कर लूंगा, 0 डिग्री पुट कर लूंगा। और कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड आउट करेंगे सो F equal to ILB sin 0 से क्या आता है, 0 आता है। सही है। सो मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी आपके पास, मिनिमम होगी इस केस के अंदर। सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि why does compass needle always points north। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंपास नीडल ऑलवेज क्यों नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। Why the compass needle is always pointing क्वेश्चन नंबर 5 है कि why the compass needle always points north। आपने ये बताना है कि कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ क्यों डायरेक्टेड होता है, या कंपास नीडल का जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ क्यों बता रहा होता है, या उसका जो नीडल है उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ क्यों होता है। और से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखें कि अर्थ क्या है जी, और से देखें, अर्थ इज अ जेंट मैग्नेट। जेंट जानते हैं, ह्यूज। अर्थ खुद क्या है, एक जेंट मैग्नेट है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ is 10 power minus 15 टेस्ला। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, 10 पावर माइनस 15 टेस्ला होती है। सही हो गया। लेकिन अगर आप कंपास नीडल को देखें, कंपास इन इटसेल्फ, कंपास होली सोली इन इटसेल्फ इज अ स्मॉल मैग्नेट। कंपास क्या है, इन इटसेल्फ इज अ वेरी टाइनी मैग्नेट।
कंपास क्या है? खुद एक बहुत छोटा सा टाइनी मैग्नेट है, ठीक है। कंपास is in itself a tiny magnet। कंपास जो है ये खुद एक टाइनी मैग्नेट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के लिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कंपास रख लिया, मैंने यहां पर क्या किया, एक कंपास को रख लिया। I put a compass over here, this is what, this is compass। मैंने यहां पर एक कंपास को रख लिया। आपको लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया था कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, लेकिन अनलाइक पोल्स व्हाट, अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप सोच रहे हो, ये मुझे एक बात बताइए, एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, बिल्कुल सीधी हाईवे है, एक बहुत लोडेड ट्रक इस हाईवे के ऊपर जा रहा है। इमेजिन एक बहुत लोडेड ट्रक, हेवी ट्रक, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ हाईवे पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। क्या कर रहा है? हाईवे पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। सही हो गया। अच्छा अगर चलें इस ट्रक के रास्ते में, स्ट्रेट लाइन में ट्रक जा रहा है, इस ट्रक के रास्ते में अगर चले कोई साइकिल वाला आ जाता है या कोई रेड़ा आ जाता है, आपका क्या ख्याल है? जब ये फास्ट मूविंग ट्रक इस साइकिल वाले को या इस ट्रक को, इस रेड़े को या किसी भी बॉडी को हिट करेगा, तो क्या इस बॉडी जिसको हिट किया है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ट्रक की स्पीड को रोक सके या ट्रक को रोक सके? नहीं। मतलब ये है कि जिस बॉडी से ट्रक कोलाइड करेगा या ट्रक की कोलिजन होगी, टकराएगा, वो बॉडी जो होगा, या साइकिल है या रेड़ा है या कुछ भी है या कोई कार्ट वगैरह है, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो फास्ट मूविंग लोडेड ट्रक को रोक सके, क्या उसकी, या उसको अपोज कर सके? कर सकते हैं उसको अपोज? नहीं कर सकता। इफ इट कैन नॉट अपोज, तो फिर वो क्या करेगा? जैसे ही ट्रक उसको हिट करेगा तो जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में वो रेड़ा, वो साइकिल, वो बॉडी जिससे ट्रक कोलाइड करेगा, वो भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो बॉडी ट्रक को अपोज नहीं कर सकता तो फिर उसी के डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है। ऐसे ही है। अर्थ खुद एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ खुद एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और ये जो कंपास हमने रखा है, ये कंपास बहुत छोटा सा टाइनी मैग्नेट है। क्या है? टाइनी मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है। क्या इस कंपास का जो नॉर्थ है, क्या इसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो अर्थ के नॉर्थ को अपोज कर सके? क्या कंपास नीडल जो कि बहुत छोटा सा मैग्नेट है, क्या इस छोटे से कंपास के अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अर्थ के नॉर्थ को रिपेल करे? नहीं कर सकता। अगर ये कंपास के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ को रिपेल नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा? ये उसी डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेगा? अलाइन कर लेगा। अपने आप को उसी डायरेक्शन में क्या कर लेगा? अलाइन कर लेगा। और यही रीजन है, जब भी आप कंपास देखो वो हमेशा आपको नॉर्थ का डायरेक्शन ही शो कर रहा होगा। वो हमेशा क्या कर रहा होगा? नॉर्थ का डायरेक्शन ही आपको शो कर रहा होगा, बिकॉज द कंपास नीडल्स नॉट अलाइन इटसेल्फ टू द अर्थ नॉर्थ। वो अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में कर लेता है? अर्थ के नॉर्थ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा सही हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये बताइए कि हाउ कैन वी यूज मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये बताइए कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा दो बातें करते हैं। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट,
hence orested constant. उसने कहा था a current carrying conductor establishes a magnetic field around itself. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने अराउंड क्या एस्टेब्लिश करता है? मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। उस टाइम लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, इज रिवर्स पॉसिबल? क्या रिवर्स मुमकिन है? क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर किसने दिया था? माइकलसन फैराडे ने दिया था। उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए बाकायदा प्रूव करके बताया मैथमेटिकली कि यस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिहाफ पे आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। सही हो गया? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका कंप्लीट आंसर है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है what would happen if we use a slip ring to derive a DC motor? याद रखें, आपको कहा जा रहा है कि what would happen if we use slip rings to derive a DC motor? क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्लिप रिंग यूज करेंगे डीसी मोटर को रन करवाने के लिए तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन ये है, गौर से देखिए। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको डीसी मोटर पढ़ा रहा था वहां पर हमने SPLIT स्प्लिट रिंग्स यूज किए थे। क्या यूज किए थे? SPLIT स्प्लिट रिंग्स यूज किए थे। और डीसी मोटर में हमारे पास जो कंपोनेंट यूज हुआ था इट वाज व्हाट? स्प्लिट रिंग्स। और ये स्प्लिट रिंग्स कुछ इस शेप का था, हाफ शेप का था। सही है? ये S1 था और ये S2 था। ऐसे ही है, ये स्प्लिट रिंग हमने डीसी मोटर में यूज किया। और अगर आपको याद हो एसी जनरेटर में हमने SLIP स्लिप रिंग्स यूज किए थे जो कि कंप्लीट रिंग के फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? रिंग के फॉर्म में थे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग की बजाय स्लिप रिंग SLIP वाला स्लिप रिंग यूज कर ले तो फिर क्या होगा? याद रखें कि ये जो डीसी मोटर के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल लगा होता है, अगर मैंने स्प्लिट रिंग की बजाय स्लिप रिंग यूज कर लिया तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगा। क्या करेगा? कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगा बल्कि हाफ रोटेशन करेगा। क्या करेगा? हाफ रोटेशन। और वो रोटेशन इस तरह से होगी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरह से हाफ रोटेशन करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इस तरह मूव करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर मूव करेगा, फिर वापस आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने डीसी मोटर को रन करने के लिए SLIP स्लिप रिंग्स यूज कर लिए तो क्या होगा? तो रोटेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इन डीसी मोटर विल बी नॉट कंप्लीट। कंप्लीट रोटेशन नहीं होगी बल्कि दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल विगल। विगल का मतलब हाफ रोटेशन करना, अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल तक जाना, वापस हॉरिजॉन्टल पे आ जाना, फिर वर्टिकल पे जाना, फिर हॉरिजॉन्टल पे आ जाना। रोटेशन कंप्लीट नहीं होगी। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल विगल। क्या होगा? ये विगल करेगा। विगल का मतलब रोटेशन कंप्लीट नहीं करना। सही हो गया? तो आप कहेंगे इफ डीसी, आप कहेंगे कि इफ स्लिप रिंग्स are used to derive a DC motor, so rectangular coil will not complete its rotation कंप्लीट नहीं होगा, but
it will wiggle about its own axis, अपने ही एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वो विगल करेगा, मतलब हाफ रोटेशन जो है कंप्लीट करेगा। फिर आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। इट सेज, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि the primary coil of a transformer is connected to a DC battery. Is there an induced EMF in the secondary coil? Why? ये मैंने ऑलरेडी आपको कल ट्रांसफार्मर के टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ था कि if primary coil of a transformer is connected to a DC battery, is there any induced EMF? क्या आपके पास कोई induced EMF प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में? याद रखें, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली इट वर्क्स ऑन व्हिच वर्किंग प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन करंट लेकर आते हो, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन से कॉइल में प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आते हो या चेंज इन करंट लेकर आते हो, और इसके रिजल्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी कॉइल में होता है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में कब आता है? जब आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया हो। When we apply alternating current या AC current to the primary coil, alternating current या AC current in itself is a change in current, and it can bring a change in current and magnetic flux also. As a result, AC current आप या AC जब आप प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर लेते हो तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी कॉइल को मैंने डीसी सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दिया, जो कि खुद एक यूनिडायरेक्शनल सोर्स है, बैटरी इज अ यूनिडायरेक्शनल सोर्स, इट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट। डीसी सोर्स या बैटरी कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं ला सकता। तो फिर क्या होगा? अगर प्राइमरी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा या चेंज इन करंट नहीं आएगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा, जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सही है? तो आप कैसे रखेंगे? आप कहेंगे कि इफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, आप कहेंगे कि एज वी नो दैट, आपको मालूम है ट्रांसफार्मर works on mutual induction के ऊपर ये काम कर रहा होता है। और इस म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो तरह के कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को आप if DC is attached, अगर आप DC को अटैच कर लेते हैं, no change in magnetic flux may come, तो फिर क्या होगा? No change in current और magnetic flux, magnetic flux या change in current नहीं आएगा। as a result induced EMF in the secondary coil will be zero। induced EMF क्या हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में? जीरो हो जाएगा। ठीक है, so this was all about today's lecture, hope you have enjoyed it, thanks for watching। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, डॉक्टर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, अपने कीमती राय का इजहार भी करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, बोर्ड के ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं, कोई मशवरा देना हो, कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, जरूर बताइएगा। ठीक है,
इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक सर्च बार के ऊपर जाइए, वहाँ लिखिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा, उस पेज को आपने लाइक भी करना है, रिकमेंड भी करना है और शेयर भी करना है, सही है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा एक पेज है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर लिखना है शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी, कोई भी डिस्कशन करनी हो फील फ्री टू टॉक। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।